हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ के पोएम करने जा रहे हैं इंग्लिश के लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो इसमें हम देखेंगे एक स्टोरी है लेजेंड के बारे में कि लेजेंड क्या होता है। एन स्टोरी, ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। हो सकता है ट्रू या ना भी हो, बट लोग उस पर विश्वास करते हैं और उससे हमें कुछ सीख मिलता है। उसी तरह का एक स्टोरी है नॉर्थलैंड का। नॉर्थलैंड मतलब एक ऐसा एरिया जो कि नॉर्थ पोल के पास हो। ठीक है, सो हम देखते हैं इस पोएम को। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर इट। सो लेट अस बिगिन द poem. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. क्या बोल रहे हैं? अवे अवे कहीं दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पे कि दिन जो होता है वो छोटा होता है और रातें इतनी लंबी होती है कि हम उसको सो के गुजार नहीं सकते हैं, इतना लंबा रात होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये है नॉर्थलैंड का कौन सा एरिया है, वो नॉर्थ पोल का एरिया है। और दूसरा जो इसमें बताया हुआ लेजेंड मतलब होता है ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा। तो हमने इसमें क्या देखा कि नॉर्थलैंड में यहाँ पे कि दिन जो होता है छोटा होता है, रात बहुत लंबी होती है और इतनी लंबी होती है कि हम उसको सो के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो। जब भी वहाँ पे स्नो होता है तो लोग क्या करते हैं, रेनडियर यूज़ करते हैं स्लेजेस को खींचने के लिए। स्लेजेस को खींचने के लिए रेनडियर यूज़ करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। और यहाँ पे क्या होता है, लाइक, यहाँ पे लाइक मतलब सिमिली हो गया। तो जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इन देयर फनी फरी क्लोथ, बहुत सी फरी क्लोथ पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और उस क्लोथ में दे लुक लाइक ए बियर्स कब, भालू के बच्चे जैसा दिखते हैं। ठीक है, स्विफ्ट मतलब वेरी फास्ट, हार्नेस मतलब एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम समथिंग, स्लेज मतलब कार्ट इन विच द पीपल सिट। आमतौर पे रेन डियर जो होते हैं वो खींचते हैं उसको। रेन डियर एनिमल दैट पुल स्लेजेस। ठीक है, फरी मतलब फुल ऑफ फर। नेक्स्ट स्टांजा है थर्ड स्टांजा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। अब आता है स्टोरी के ऊपर, लेजेंड के ऊपर, कि वहाँ पे लोग जो है एक स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल यू द टेल। अगर मैं उस कहानी को, टेल मतलब कहानी को बताऊंगा तो आपको उससे कुछ लेसन सीखने को मिलेगा। क्या है लेसन? क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज होता है, इंटरेस्टिंग होता है। दे एंड देम, यहाँ पे हियर मीन्स एल्डर जो है वो बच्चों को बताते हैं स्टोरी। क्या है स्टोरी, हम पढ़ते हैं अगला स्टैंजा में। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर्स लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार कभी की बात है ये कि जब सेंट पीटर जो थे वो मैसेंजर थे, भगवान के मैसेंजर थे। जब वो वर्ल्ड में रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यहीं पे वर्ल्ड में घूमते रहते थे अर्थ पर। प्रीचिंग मतलब उपदेश देते थे, रिलीजियस प्रीचिंग या उपदेश देते थे। जस्ट एज ही डिड व्हेन यू नो, आपको पता है कि सेंट पीटर व्हेन एवर ही यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ, वो इधर उधर घूमते थे और घूम के रिलीजियस प्रीचिंग या रिलीजियस टीचिंग सिखाते थे लोगों को। ठीक है, सेंट पीटर्स एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, प्रीचिंग मतलब गिविंग रिलीजियस टॉक। सो ये हमने देखा ऊपर वाले। अब आता है ही कम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। जब वो पूरा अर्थ का चक्कर लगा रहे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे, उस समय एक दरवाजे, एक झोपड़ी के दरवाजे पे आए। ठीक है, वेयर लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, वहाँ पे एक औरत केक बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और वो उस केक को बेक कर रही थी। ठीक है, हर्थ पर, हर्थ मतलब होता है चूल्हा होता है यहाँ पे, तो बेक कर रही थी। ठीक है, फायर प्लेस जहाँ पे उस केक को बनाया जा रहा था। सिक्स स्टैंजा क्या है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। और जो सेंट पीटर है वो भूख से बेहोश हो रहे थे। फेंट मतलब बेहोश होना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन खत्म हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम द
फ्रॉम हर स्टोर, उस औरत का अपना एक स्टोर था, दुकान था जहाँ पे वो बेच रही थी, स्टोर ऑफ केक्स, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि मुझे एक केक दे दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है और मुझे चक्कर सा आ रहा है। फेंट मतलब वीक होता है, ठीक है। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए तो जब सेंट पीटर ने मांगा तो उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट वॉज बेकिंग ले, जब वो बन रहा था, बेक हो रहा था, सी लुकड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, उस लालची औरत को लगा कि बहुत बड़ा केक है और इतना बड़ा केक मैं कैसे दे सकती हूँ किसी और को, ठीक है। वो माइजर लेडी थी। अब आता है स्टैंजा 8, देयर फॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, तो उसने क्या किया कि ये बनाने के लिए, आई मीन केक बनाने के लिए मटेरियल उसने लिया और छोटा बनाया उसने। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर, जब उसने बेक कर रही थी उसको टर्न करे तो उसे पहले इतना ही बड़ा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो पहले जैसे लार्ज दिखा उसे, ठीक है। सो क्या करे उसने, देन सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डॉ, उसने थोड़ा सा लिया फिर, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको रोल करते रही, उसको बेलते रही तब तक जब तक कि एकदम फ्लैट नहीं हो गया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और बहुत पतला बनाया उसने। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, उससे भी वो अलग नहीं हो पाई, उसको उस पतले से केक को भी नहीं दे पाई उसे, कितना ज़्यादा कंजूस थी। टाइनी मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। अब आता है 10th स्टैंजा, फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। देखो क्या है कि वो बोले जब मैं अपना केक जब खाती हूँ, बड़ा सा केक, तो भी मुझे बहुत छोटा दिखता है जब मैं खाती हूँ तो, एंड येट जब मैं किसी को देना होता है तो वही केक बहुत बड़ा दिखता है, और इसलिए उसने जो सबसे छोटा और पतला सा केक बनाया था उसको दोबारा से सेल्फ में रख देती है, अलमीरा में रख देती है, शो बॉक्स में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर्स ग्रीव एंग्री, अब देखो इस तरह का हरकत देख के उस लेडी का सेंट पीटर जो थे गुस्सा आ गए, क्योंकि मैसेंजर थे गॉड के, इनको गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो हंग्री भी थे और उन्हें चक्कर था भी आ रहा था। एंड श्योरली सच ए वेमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, प्रोवोक मतलब कॉज टू गेट एंग्री, गुस्सा दिलाना। तो इस तरह का औरत जो कि इतना कंजूस है और किसी एक होली पर्सन को एक केक नहीं दे सकती है, ये सोच के सेंट को गुस्सा आने लगा, ठीक है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, क्या बोले वो सेंट ने कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो उस लेडी को, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, इतना सेल्फिश हो कि तुम, यू आर टू सेल्फिश, सो सेल्फिश दैट यू कैन नॉट लिव इन द ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। आप उस लेडी को सेंट पीटर ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश, इतना ज़्यादा सेल्फिश कि तुम्हारे साथ सेल्फिश आदमी इंसान के रूप में नहीं रह सकता है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और दोनों चीज़ें मिले, फूड भी मिले और शेल्टर भी मिले, इतना कंजूस आदमी को ये सब चीज़ नहीं मिलना चाहिए। एंड फायर टू कीप देम वार्म, और फायर भी है तुम्हारे, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस फैसिलिटी एंड प्रिविलेज यू हैव, बट आप इंसान का नेचर आपके अंदर नहीं है, वो नेचर जो दूसरे को हेल्प करे ये आपके अंदर नहीं है। सो ड्वेल मतलब रहना होता है। नेक्स्ट स्टैंजा 13, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम क्या होगी, बर्ड बन जाओगी, और जैसे बर्ड ढूंढ ढूंढ के खाना खाते हैं तुम्हें भी खाना पड़ेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब थोड़ा फूड, और तुम्हें फिर थोड़ा सा फूड मिलेगा खाने के लिए, वो भी बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और इस तरह से तुम लकड़ियों में अपने चोंच मार मार के जो भी खाना निकालोगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट फूड। सो इतना आसानी से खाना नहीं मिलेगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग को या उस औरत को मिलता था, अब उसे मेहनत करना पड़ेगा, देन ओनली शी विल गेट फूड फॉर हर सेल्फ, ठीक है। बोरिंग मतलब टू मेक ए स्मॉल होल इन समथिंग बाय डिगिंग, स्कैंटी मतलब वेरी लिटिल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 14th स्टैंजा, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, अब उस सेंट पीटर ने उसको कर्स दिया, साप दिया, और वो क्या हो गया कि बर्ड बन गई, जो घर के अंदर चिमनी था, चिमनी, ठीक है, इस तरह से, तो उस चिमनी से वो बाहर निकली और
ठीक है। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कुछ बोली नहीं, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुड पेकर, और जब ऐसे निकली तो वहाँ पे बर्ड, कौन सी बर्ड होगी, वुड पेकर निकली, ठीक है, वुड पेकर, फॉर सी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि अब वो बर्ड बन गई थी बिकॉज ऑफ कर्स ऑफ द सेंट पीटर, ठीक है। और 15th स्टैंजा क्या है, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके पास एक स्कारलेट रेड कलर का कैप था, ठीक है, बाकी सारे कपड़े जो उसके जल गए थे, एंड दैट वाज लेफ्ट फॉर सेम, वही बचा हुआ था, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वाज, और रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वाज बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जो उस चिमनी में सारा कपड़ा जल गया, सिर्फ उसका कैप जो था रेड कलर का वही बचा हुआ था। और इस तरह से एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर स्कूल बच्चे जो हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, हैज़ सीन हर इन द वुड, उन जंगलों में हर स्कूल बच्चों ने देखा उस वुड पेकर को, वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, आज भी रहती हैं वो बर्ड वहाँ पे, वुड पेकर, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो बहुत मेहनत से फूड जो है अपने फूड निकालती है और खाती है। और इस तरह से सो इस पोएम का जो मोरल है कि हमें लोगों को मदद करना चाहिए, अगर कोई आपके सामने बहुत ज़रूरत है उसे, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर मदद करना चाहिए, अपना इंसानियत दिखाना चाहिए, जो कि इस लेडी ने नहीं किया था, और इसकी वजह से उसे सेंट पीटर का गुस्सा झेलना पड़ा, उसे सेंट पीटर ने कर्स दिया, अभिशाप दिया, और वो बर्ड बन गई, और आज तक वही मेहनत करके खा रही है, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। सो पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या है, फर्स्ट स्टांजा जो है इसके अंदर, इसमें पोएटिक डिवाइसेस है, एक तो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि दैट दे देम थ्रू, यहाँ पे टी जो है टी एच एंड टी एच, ठीक है, ये साउंड जो है थ साउंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। रिपीटेशन क्या है कि अवे अवे, वर्ड रिपीट हो रहा है, जब वर्ड और फ्रेज रिपीट होता है देन दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन, ठीक है। सो अवे अवे, देखो यहाँ पे अवे अवे, सो ये हो गया आपका रेपिटेशन हो गया। एंजैबमेंट मतलब होता है कि जब एक लाइन कंटिन्यू होता है विदाउट फुल स्टॉप और कॉमा के, तो उसको एंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, तो कुछ भी फुल स्टॉप नहीं है, दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, सो ऐसे सेंटेंस को हम एंजैबमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड स्टांजा में क्या है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन है, दे द, ठीक है, टी है, उसके बाद एल और एल है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है बार बार, एफ और एफ है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है होता है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सिमिली मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप, देखो जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं लाइक और एज से, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली, तो यहाँ पे सिमिली है। एंजॉयमेंट अगेन यहाँ पे भी है, वेयर इट, देखो वेयर इट के बाद कोई फुल स्टॉप कॉमा यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए लाइन कंटिन्यू हो रहा है, जब कोई भी लाइन कंटिन्यू होता है तो उसको हम एंजॉयमेंट बोलते हैं बिना फुल स्टॉप कॉमा के, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, एलिट्रेशन है, वेमेन वाज डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, उसका ये वाई येट यू और लर्न लेसन, तो ये सारे जो है आपके एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। एंजॉयमेंट इसमें भी है, एंड देखो यहाँ पे एंड के बाद एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, देखो यहाँ पे कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, तो ये एंजॉयमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में किस तरह का पोएटिक डिवाइसेस है, एंजॉयमेंट है, वंस, देखो यहाँ पे वंस व्हेन द गुड पीटर सेंट पीटर, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ में क्या क्या पोएटिक एलिट्रेशन है, देखो वेमेन वाज डब्ल्यू साउंड जो है रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, देन द हर्थ साउंड द, ठीक है, देन और द टी एच और एच, ठीक है, टी एच साउंड जो है वो बार बार, यहाँ पे भी टी एच है, तो ये साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, थर्ड साउंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट सिक्स में क्या है कि पोएटिक डिवाइसेस जो है
एलिट्रेशन है फेंट फास्टली, एफ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, एफ साउंड इज रिपीटेड, सो दैट इक्वल एलिट्रेशन। 7th में जो है पोएटिक डिवाइसेस है एलिट्रेशन है स्टिल स्मॉलर, एस स्टिल स्मॉलर sound is repeated, so when consonant sound repeated then that is called alliteration. Next है 8th stanza में poetic device alliteration है still smaller, s sound is repeated, s sound जो है वो repeat हो रहा है, s और s consonant sound है जब repeat होता है alliteration बोलते हैं। 9th में poetic device repetition है, word और phrase जो है जब बार बार repeat होता है consecutive line में तो हम उसको बोलते हैं repetition, ठीक है। तो rolled and rolled तो वर्ड इज रिपीटेड। सिमिली क्या है, थिन एज वेफर, मैंने बताया था ना एज और लाइक, एज और लाइक से हम कोई कंपेयर करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। सो यहाँ पे एज से कंपेयर हुआ तो सिमिली है ये। नेक्स्ट है 10th स्टांजा में क्या है कि पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है सो स्मॉल, एस वर्ड, एस और एस वर्ड रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड। एंजैबमेंट है यहाँ पे कि फॉर सी सेड, देखो यहाँ पे कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है और एक लाइन कंटिन्यू हो रहा है तो ये एंजैबमेंट हो गया। 11th जो है इसके अंदर कोई पोएटिक डिवाइसेस नहीं है। 12th में है एनाफोरा है, एनाफोरा मतलब टू रिपीटेशन ऑफ वर्ड इन 2 और मोर कंजिक्यूटिव लाइन, एक के बाद एक लाइन में ना मतलब एक के बाद एक लाइन में अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये पहला फिर नीचे उसी तरह से, अगर मान लो यहाँ पे एंड और एंड होता है तो ये क्या हो जाता है आपका एनाफोरा हो जाता है, इस तरह का, ठीक है। इंजैबमेंट पे एंड ही सेड, देखो यहाँ पे कोई आपका फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है और कंटिन्यू हो रहा है तो इसी इंजैबमेंट हो गया। नेक्स्ट है 13th में एलिट्रेशन है बर्ड, बिल्ट बर्ड, बी साउंड जो है रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, सो एलिट्रेशन। रिपीटेशन है बोरिंग एंड बोरिंग, सो दैट अगेन बोरिंग वर्ड इज रिपीटेड, तो फ्रेज और वर्ड रिपीट होता है जब रिपीटेशन बोलते हैं। 14th पैराग्राफ में नहीं है कुछ भी। 15th में पोएटिक डिवाइसेस सिमिली है ब्लैक एज कोल, सो एज और लाइक से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। सो ब्लैक और कोल जो है टू दीज ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड हियर, सो इस तरह से ये सिमिली है, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।